नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आपने ये कहावत सुनी होगी, रेत में से तेल निकालना। पर ये रेत में से तेल निकालना एक प्रकार से उस तरह का साहस है। बहुत सारे मुनाफाखोर लोग, बहुत सारे मेहनतकश लोग अलग अलग तरह से अपनी अपनी कवायद करते हैं। किसी का उद्देश्य कुछ होता है, किसी का कुछ यूँ होता है। पर मैं कई बार सोचता हूँ कि ये कहावतें ऐसी नहीं बनती। अगर मैं ये बात करूँ कि छत्तीसगढ़ या पूरे मध्य प्रदेश या देश भर में बहुत सारे लोग रेत का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं रातों रात, और उस पहाड़ के जरिए वो मुनाफाखोरी की सुविधा का ये पहाड़ है, जिसमें जब रेत का संग्रहण करके और जैसी बरसात होने वाली होती है, ये लोग बहुत बड़े दाम में रेत बेचते हैं। देश में बहुत तरह के माफिया सक्रिय हैं, उनमें से एक रेत माफिया है। देश भर से आए दिन रेत माफियाओं की गुंडागर्दी की खबरें आती रहती हैं। इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि ये विरोध करने वाली मशीनरी पे हमला करने पर भी बाज नहीं आते, उन पे गाड़ी भी चढ़ा देते हैं। इसी साल मई में रेत माफियाओं ने एक एएसआई की गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाली घटना थी। शहडोल जिले के बेउरी थाने क्षेत्र में ये घटना हुई, जहां वारंट तामील कराने गए पुलिसकर्मी पे रेत का अवैध उत्खनन करने वालों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे पहले रेत का उत्खनन रोकने गए पटवारी को रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी भी हत्या की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जनपद अध्यक्ष ने एक हाईवा को अवैध रेत परिवहन करते देखा तो आगे जाकर गाड़ी रुकवाई। जब यतेंद्र जो थे, उन्होंने जब परिवहन से संबंधित कागज मांगा तो हाईवा ड्राइवर ने कागज तो नहीं दे सका। उसके बाद यतेंद्र को दूसरी जगह पर बुलाकर बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसमें यतेंद्र और उसके बेटे को चोट आई। वहीं रेत माफियाओं के गुंडों ने कार को भी नुकसान पहुंचाया। दरअसल ये समझने की बात है कि इस समय जो रेत का उत्खनन हो रहा है और जिसके बहुत जगह के दृश्य हमको देखने मिलते हैं, वो बहुत चौंकाते हैं। नदियों में किसी भी तरह की खुदाई नहीं होने का आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने 15 जून को जारी कर दिया। यह आदेश पूरे देश में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, लागू है। मगर यह आदेश सब कागजी होकर रह गया है। इस आदेश के बावजूद भी रेत का उत्खनन जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है, और लोगों को लगता है आदेश तो आते रहते हैं, मानना ना मानना रेत माफियाओं की मर्जी है। यही कारण है कि एनजीटी के आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ और बाकी जगहों पे रेत खनन में जेसीबी की अवैध खुदाई जो है वो बेखौफ चल रही है। हाल यह है कि घाट के आसपास 2 किलोमीटर तक तस्करों के गुर्गे तैनात हैं और पल पल की विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए, या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा माइक को आगे करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कैन यू टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कमेटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट
इस सस्पिशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो. The initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गए. So would you just based on that suspicion or indication also want cancel NEET UG? देखिए दो प्रश्न आपने रखे हैं. एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी. उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा. जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाई करेंगे. आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था. कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की, होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है. उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया. जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो. क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है. टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग और अपने आकाओं तक पहुंचाते हैं. उनका खौफ ऐसा है कि अफसर भी वहां जाने से कतराते हैं. रेत खनन माफियाओं की दबंगाई यूं ही नहीं है, उनको राजनेताओं से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक का वरदहस्त प्राप्त होता है. अब माफियाओं को यह सरपरस्ती यूं ही नहीं मिल गई होगी, अवैध उत्खनन का हिस्सा भी उन तक जाता होगा. ऐसे में अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के जिम्मेदार अधिकारी अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं. रेत माफिया अधिकारियों की खुली चुनौती देते हुए रोजाना सैकड़ों ट्रिप रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं. इसमें शासन को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है. जिम्मेदार अधिकारी केवल रेत माफियाओं पे कार्रवाई करने की बात करते हैं और छोटी मोटी कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह कार्रवाई केवल दिखावे के लिए होती है. खनिज विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने के लिए कभी कभार जब्ती की कार्रवाई करते हैं. रेत उत्खनन में लगे वाहनों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है. इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पंचायती राज के लोग हैं, जो सरपंच वहाँ के पंच हैं और जो भी वहाँ के प्रभावी लोग हैं, वो भी इस काम में उनके साथ शामिल होते हैं, क्योंकि ये लूट में सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है. अब यहाँ सवाल ये है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ आवास बनाने के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा है. और जगह जगह इधर रेरा जैसी संस्था भी है जो नियम के अनुसार आवास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ये भी देखती है. प्रधानमंत्री की जो आवास योजना की बात कर रहे हैं उसमें भी ठेकेदार आएंगे. सवाल क्या सरकार इस तरह का नियम नहीं ला सकती कि भाई आप जो भी ठेकेदार हैं, जो भी एजेंसी हैं, आप जो भी सामान ला रहे हैं, रेत गिट्टी और जो भी सामान आप निकाल रहे हैं, उसका प्रॉपर बिल हो, वो कहाँ से लिया गया. अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ये जो जिस तरह से अवैध उत्खनन होता है ये कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगी, सरकार का चेक बैलेंस बढ़ेगा और ये जो माफिया राज है ये धीरे धीरे कम होगा. तो सरकार के 3 करोड़ मकान में रेत भी लगेगी, सीमेंट भी लगेगी, लोहा भी लगेगा, बहुत सारा सामान लगेगा. तो इसको कैसे चेक किया जाए और कैसे इन माफियाओं को जो
अनाप शनाप कीमतें लोगों से वसूलना चाहते हैं। अगर ये मकान बनाने के लिए रेत सप्लाई कर रहे हैं तो ये रेत आया कहाँ से, क्या उसका टैक्स पटा था, पर्ची है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पर जो हमारी एजेंसियां हैं या हमारी सरकार है वो कई बार लक्ष्य तो निर्धारित कर देती है, पर वो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए वैध अवैध कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता। रेत माफिया बारिश के दौरान जो है वो ऊंचे दामों पर रेत बेचते हैं, क्योंकि मानसून आने से नदी में पानी भर जाता है और उसमें वो जाकर जो है रेत नहीं निकाल सकते, तो वो पहले ही जहां से भी संभव होता है रेत निकालते हैं और उसको जगह जगह स्टॉक करते हैं, ताकि जब बरसात के समय कोई मकान बन रहा है, ढलाई हो रही हो, तो वो रेत को बहुत महंगे से बेचते हैं। ये काला बाजारी बहुत हद तक अलग अलग जगह हो रही है। और मैंने जैसे कहा कि इसमें बहुत सारे लोग, केवल रेत निकालने वाला नहीं, ट्रक वाला, सरपंच, वहाँ के पंच, वो एजेंसी जो रेत खरीद रही है, वो ठेकेदार जो रेत खरीद रहा है, कहीं ना कहीं इस नेक्सस में वो सब शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार में जो लोग हैं, वो चाहे एजेंसी के रूप में हो, चाहे वो सरकार के हितग्राही के रूप में हो, वो भी ये नहीं देख रहे हैं कि ये सामान कहाँ से आ रहा है और इसकी गुणवत्ता कैसी है और ये कब, अगर बरसात में आपको रेत मिल रही है तो ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि ये रेत कहाँ से आई, ये रेत आपके पास कहाँ से उपलब्ध थी। पर इस बारे में कोई बात नहीं करता और जगह जगह हम लोगों को दिखता है कि रेत के ढेर जो है बरसात के पहले लग जाते। तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी नदी है वहाँ नदियों के किनारे जो है इस तरह का अवैध कारोबार जो है वो फल फूल रहा है और प्रशासन जो है इसको रोकने में असफल है। और अगर मैं दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूँ कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, अब फड़कती सी गजल को ही सुनाओ, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। तो नदी के आजू बाजू के लोग कहीं ना कहीं अनमने से हैं, चुप हैं, खामोश हैं, उनको डर है कि माफिया जो है उनके साथ कोई जाति तो नहीं करेगा। अब बात कर रहे हैं आरंग की। रायपुर के नज़दीक आरंग के पास में बड़े पैमाने पे जो है अभी हाईवा और मशीनें जब्त हुई हैं और वहाँ से नदी के अंदर से रेत निकालकर लोडिंग कराई जा रही थी और जगह जगह जो है उसका भंडारण किया जा रहा था। अवैध रेत भंडारण में मंदिर हसोद क्षेत्र में कार्रवाई की गई, 120 हाईवा रेत को जब्त किया गया। शिवरी नारायण नगर के भोगापारा रेत घाट पर भी यही हाल है। रेत माफिया अधिकारियों को खुली चुनौती देते हुए रोजाना सैकड़ों ट्रिप रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। ये बात कुछ शहरों के नाम है जहां से नदियां निकलती। शिवरी नारायण धार्मिक स्थल है, वहां से बहने वाली महानदी जो है उसके घाट की लीज समाप्त होने के बाद भी माफियाओं का उस पर कब्जा है। रोजाना महानदी का सीना चीर कर रेत निकाल रहे हैं। जो माफिया हैं उनको प्रशासन का उस तरह से डर नहीं है कि वो कहीं खौफ खाएं कि हम जो ये रेत निकाल रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये वो सरकारी योजनाओं में भी बहुत सारी रेत खपाते हैं और लोग उनसे ये भी नहीं पूछते। चोरी रोकने के लिए खनिज और राजस्व विभाग जो है के पास अभी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, तो इसका लाभ, मॉनिटरिंग नहीं होने का लाभ और कहीं भय का लाभ जो है माफिया लेते हैं या फिर आपसी सांठ गांठ करके भी जो है वो जगह जगह से रेत निकालते हैं और बड़े बड़े गड्ढे कर रहे हैं। अब जब नदी से जो गांव के लोग अभ्यस्त हैं, जब वो यदि इस विश्वास से नदी में उतरेंगे कि नदी तो ऐसी थी, तो मालूम पड़ेगा कि उसमें लोग डूब जाएंगे, क्योंकि वहाँ जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं और वहाँ से जो है रेत निकाली जा रही है। तो बिलासपुर की बात करें, उसके सेंद्री घाट में भी जो है इसी तरह का उत्खनन हो रहा है। ग्राम कछार में रेत घाट को खनिज विभाग ने बंद किया, पर लोग जो है वहाँ से भी जो रेत मार्ग था उसमें पाइप के गटर लगाकर बंद किया गया था, वहाँ पर भी रेत अवैध उत्खनन जो है वैधानिक कार्रवाई के बावजूद जारी है। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि जो लोगों को अलग अलग समय पे जमाखोरी करके लाभ लेना है, केवल अनाज की जमाखोरी नहीं होती, जिस चीज़ का भी संकट होता है उसकी जमाखोरी हो रही है। और ये पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ कहीं भी नदी है, चाहे वो गरियाबंद की पेरी नदी हो, वहाँ पे अंधेरे में उत्खनन हो रहा है। हाथ खोज और मजरकट्टा में रेत माफिया सक्रिय हैं। राजनांदगांव के डोंगरगांव की नदियों से भी धड़ल्ले से रेत खनन जारी है। बेमेतरा जिले में भी रेत खनन जारी है। शिवनाथ नदी के खमरिया और मऊ घाट में भी अवैध रेत खनन जारी है। धमतरी जिले के दर्री, सोनेबर्रा, डोनर, लटेर और
जबर गांव में भी रेत का खनन जारी है। तो ये रेत उत्खनन में लगे ट्रैक्टरों का पंजीयन कृषि कार्य के लिए कराया होता है, और लेकिन माफिया ज़्यादा कमाई की चाह में ट्रैक्टरों का व्यावसायिक उपयोग करते हैं। यह भी यातायात नियमों के विरुद्ध है। अब तो हमने ये देखा कि बहुत सारी सवारियाँ भी जो इस तरह की चीज़ों में बिठाते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तब पता चलता है कि ये कोई सवारी गाड़ी नहीं थी या ये परिवहन की गाड़ी नहीं है। पर खनिज विभाग जो है वो कई बार अपने आप को असहाय भी पाता है, उसके पास उतना अमला भी नहीं है और वो इनको रोक नहीं पाता। यही वजह है कि राज्य में चारों तरफ जहाँ कहीं भी हम देखते हैं वहाँ पर हमको कई ट्रैक्टर चालक जो हैं या ट्रक चालक जो हैं जिनके पास वैध लाइसेंस भी नहीं है, वो खुलेआम जो है नियमों की धज्जी उड़ाते हुए रेत जो है वो का उत्खनन कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं। कई बार तो ट्रैक्टर जो है नाबालिग बच्चों के हाथ में दिया जाता है ताकि पकड़े जाने पर उस तरह की कार्रवाई नहीं हो जैसे होती है। अवैध उत्खनन से नदी जो है वो गहरी होती है और कटाव बढ़ जाता है। धारा की तली और तटों से रेत हटने के कारण नदियों की गहराई बढ़ जाती है। नतीजा यह होता है कि नदी के मुहाने और तटीय प्रवेशिकाओं का विस्तार हो जाता है। इसके कारण नज़दीकी समुद्र के खारे पानी का प्रवेश भी नदियों में हो सकता है। मुझे नरेश सक्सेना जी की एक कविता प्रसंगवश याद आती है। आपस में सटकर फूटी कलियां, आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं गिट्टियां, आपस में चाहे कितनी सटें अपने बीच अपने बराबर की जगह छोड़ देती हैं। जिसमें भरी जाती है रेत और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे कितना ही भींचें, जितनी जगह खुद घेरते हैं उतनी जगह अपने बीच खाली छोड़ देते हैं। इसमें भरी जाती है सीमेंट इतनी महीन और आपस में सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती है खाली जगह जिसमें समाता है पानी। और पानी में खैर छोड़िए, इस तरह कथा कंक्रीट की बनती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। तो दरअसल अगर हम सबकी अहमियत समझते हैं, हम नदी की अहमियत समझते हैं, हम नदी से मनुष्य के रिश्ते की अहमियत समझते हैं, हम एक मकान की अहमियत समझते हैं, मकान में लगने वाली सामग्री की अहमियत समझते हैं, हम प्राकृतिक संतुलन को समझते हैं, हम पर्यावरण को समझते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं जो नरेश सक्सेना कह रहे हैं कि रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। यदि बरसात में मछली मारना अपराध है कि मछली उस समय अंडे देती है, बरसात में नदी से रेत निकाला मना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतनी रेत पहले उलूच के इकट्ठी कर लो कि आप उसको अनाप शनाप रेट में बेचो। ये एक चिंता का विषय है और इससे हमारी नदियाँ भी प्रभावित हो रही हैं, हमारा पर्यावरण हो रहा है और ये मुनाफाखोरी भी हो रही है। तो सरकार को, सरकार की एजेंसियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।